ठीक है, देखो अभी ये क्वेश्चन आपके सामने आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबिक्विनोन। ठीक है, देखो अब यूबिक्विनोन क्या है, जैसे अभी हमने जहां पर भी शो करा है कि दे आर द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाना है तो उसके लिए यूबिक्विनोन लेके जाता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, UqH2 बनता है, तो इट्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन एट ए टाइम, enables ubiquinone to function at a junction between a two electron donor and one electron receptor। ठीक है, वो कह रहा है इसकी एबिलिटी होती है दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, जिसकी वजह से ये वन एट ए टाइम एंड enables ubiquinone to function at a junction between two electron donor and one electron acceptor। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। मतलब देखो ना, आपको ये थ्योरेटिकली भी ये चीज याद रखनी है कि यूबिक्विनोन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और ये जंक्शन की तरह काम कर सकता है दो इलेक्ट्रॉन डोनर और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में। देखो जंक्शन का मतलब वही है ना कि इसने दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिए, वो तो डोनर है, और आगे जिसको देने हैं वो एक्सेप्टर है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि बीइंग स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक, देखो यूबिक्विनोन जो है ना वो मेम्ब्रेन के बीच में है, और देखो मेम्ब्रेन के बीच में वही चीज स्टे कर सकते हैं, वही चीज टिक सकती है जो हाइड्रोफोबिक हो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का नेचर हाइड्रोफोबिक ही होता है, और वो रेडिली शटल कर सकता है किसके बीच में, प्रोटीन बेस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, यही तो उसका काम है। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से, क्योंकि वो मेम्ब्रेन में घूम सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास लेके जा सकता है, तभी तो इसे हम क्या बोलते हैं, दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, अब सी स्टेटमेंट हाइड्रोफिलिक, देखो कोई भी चीज अगर हाइड्रोफिलिक है वो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं स्टे कर पाएगी। ठीक है, ये भी उसने गलत लिखा, और दूसरा उसने ये भी गलत लिखा, इट्स हाई एफिनिटी फॉर प्रोटोन, ऑब्वियसली नो डाउट ये प्रोटॉन्स को लेता है, एनेबल यूबिक्विनोन टू ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स रेडिली विद इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो जो भी हमने प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट दिखाया था ना, वो हमने कॉम्प्लेक्स वाले लेवल पे दिखाया था। यूबिक्विनोन ऐसे डायरेक्टली प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट नहीं करा रहा, ऐसा नहीं हमने कहा ना यूबिक्विनोन ने प्रोटॉन लिए और वो प्रोटॉन उसने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। यूबिक्विनोन ने बस इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसपोर्ट कराया। ठीक है, और इट्स एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द हीम सी ऑफ साइटोक्रोम। ठीक है, साइटोक्रोम के साथ तो हमने इसकी कोई ऐसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं पड़ी। ठीक है, इट्स एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द हीम सी ऑफ साइटोक्रोम एनेबल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। नो डाउट आगे इलेक्ट्रॉन्स जो आपके जा रहे हैं, बट इसका कोई हीम सी के साथ जो साइटोक्रोम होता है ना, जैसे साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो भी हीम ग्रुप है उसके साथ हमने कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं दिखाई है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होंगे। देखो वो वही है ना, पूरी की पूरी एक साइकिल दिखा रही है, क्यू साइकिल, या तो वो हम साइकिल देखेंगे क्योंकि उस पर इतना एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। बट देखो मैंने वही बताया ना, हमने सिर्फ पहले बेसिक चीजें, हमें कॉम्प्लेक्स पहले याद हो। अब मैंने आपको बताया ना, हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर अंदर जाके रिएक्शन है, तो इतना वो हमसे डी पूछते नहीं है। ठीक है, कि आप अब वही है ना, आप देखो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स वन लेवल पे 4 प्रोटॉन्स आपके बाहर जाते हैं, अब आपको कोई 4 प्रोटॉन कहां से आए। फिर हमने कहा था कॉम्प्लेक्स 3 लेवल पे 4 जाते हैं, तो देखो वो अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, तो उसके लिए फिर वही होगा ना कि हम उसमें जितना जितना अंदर घुसते जाएंगे फिर वो मतलब अल्टीमेटली फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो मेन हमें क्या है, मेन हमें जो बेसिक नॉलेज है ना, बेसिक मतलब कि हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पता हो, ठीक है, और दूसरा हमें इनहिबिटर्स पता हो। अब देखो ऐसे तो हमने जितने साइटोक्रोम्स पढ़े, ऐसे तो हर एक का स्ट्रक्चर होगा, साइटोक्रोम बी का, C1 का, देखो क्या हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि हमने सिर्फ हमारा जो पेपर आना है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं आनी है। यही तो होता है कि कोई भी सब्जेक्ट हमने पढ़ना है ना, हमने उसको एक लेवल तक पढ़ना है, क्योंकि इजी भी क्वेश्चन आएंगे, टफ भी आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता ना कि हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, तो इसलिए जो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया, तो यहां पर हमारे सामने कुछ पॉइंट्स थे, तो यूबिक्विनोन के बारे में, तो हमें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन तो वो एक्सेप्ट करता ही है, क्योंकि तभी तो UqH2 बनेगा ना। बट ये था कि वो मतलब वो कह रहा है कि वन एट ए टाइम एनेबल्स यूबिक्विनोन टू फंक्शन एट ए जंक्शन। ठीक है, अब वो ऐसा भी कह रहा है कि एट ए टाइम वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके दूसरे को दे दे,
ठीक है, फिर दूसरा ले, या ऐसा जो अभी हमने दिखाया उसमें ऐसा इमेज में ऐसा शो कर गया कि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए बट दिया आगे एक ही, तो फिर वो अलग अलग सिनारियो बन रहे हैं ना। या तो वो एक ले और एक दे दे, ले वो दो सकता है बट पहले वो एक ले फिर एक दूसरे को दे दे। दूसरा सिनेरियो क्या बन रहा है कि वो दोनों ले ले लेकिन उसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे दे। ठीक है, तो अब फिर वही बात होगी ना, फिर उसमें आपको, और क्योंकि हर एक लेवल पे आपको देखना पड़ेगा यूबिक्विनोन कैसे फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आया, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो एफ एम एन है, एफ एम एन क्या था हमारा, जो दैट वाज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वन, एफ एम एन कैन अडॉप्ट डैश एज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड की वो पूछ रहा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, एंड इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग फिल इन द ब्लैंक इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। जैसे आपने एफएमएन के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे, एनएडीएच से। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है कि एक तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ले सकता है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या डोनेट कर सकता है। कितने हमने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे, दो। अब मतलब या तो मैक्सिमम दो ही हैं, मतलब वन और टू हो सकता है कि वो या तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है या दो को, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे रखी है ना हमने, तो उसमें मैक्सिमम दो ही शो करे हैं, एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग। एक्सेप्ट उसने कब करना है, जो एनएडीएच से एनएडी पॉजिटिव बना था। डोनेट उसने आगे एफईएस को करने हैं, लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट कितनी होगी, उसके लिए देखो क्या ना, उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एफएमएन जो है फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है, जैसे अगर मान लो अगर उसके ऊपर पहले से -1 चार्ज है, तो या मतलब जो भी उसके ऊपर चार्ज है वो तो उस हिसाब से फिर होगा ना। अब क्या होता है कि अब अगर वो इलेक्ट्रॉन को आगे डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर चार्ज पे क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें इसमें याद ही रखना है। तो ये मैक्सिमम ना 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ले सकता है। कितनी ले सकता है, 3। ठीक है, बाय, एंड इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई आ गई आपकी, 3। उसके लिए आपको एफएमएन का मतलब स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये मैं थोड़ा सा आपको ना, वैसे तो मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस थोड़ा ना गेट वगैरह के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बट वो होता है कि चलो जैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं वो थोड़े से मैं आपको करा रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना, वी कैन नॉट स्टडी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, जैसे अब एफ एम एन आया, फिर साइटोक्रोम बी है, C1 है। ठीक है, तो एफ एम एन की कितनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपकी, 3, एंड इट इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब जैसे बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 1 और 2। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर होती है आपके, क्योंकि वहां पर तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, बट यहां पर बात हो रही है बैक्टीरिया की। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज और आर द लोकेशन ऑफ एटीपी जनरेशन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन इकोलाई। देखो क्या होता है ना, इकोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो ऑब्वियसली इसमें पहले सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर सेल वॉल होती है, और फिर बाहर की तरफ क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन। यही डिफरेंस होता है ना ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन आपकी नहीं होती है, ग्राम नेगेटिव में होती है, विच इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब उसने ना हमें, उसने, अब देखो सेल वॉल में तो चलो वैसे भी दिया भी नहीं वगैरह की, इनर मेम्ब्रेन ओनली, आउटर मेम्ब्रेन ओनली, बोथ आउटर एंड इनर, और एक मिजोजोम। मिजोजोम से एक तरह से इन्वेजिनेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो आंसर बनेगा वो इनर मेम्ब्रेन ओनली एंड मिजोजोम। मिजोजोम बेसिकली इनफोल्डिंग्स ही है। ठीक है, और इसके अंदर फिर आउटर मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन जिसमें भी आ गया वो आंसर आपका इनकरेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन ओनली एंड मिजोजोम। ठीक है, फिर जैसे ही एग्जाम में आया था, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था गेट के पेपर में, ये जो मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये थोड़े से गेट ओरिएंटेड वाले हैं। मतलब वो थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मेरे को यह था कि जो 3-4 क्वेश्चन आए वो मैं आपको करा दूं। बाकी
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, ठीक है, जो नेट के आए हुए हैं। और ठीक है, मतलब ये होता है ना, कई बार आपको थोड़ा बहुत अगर इन चीज़ों के बारे में पता है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में, बट वही होता है ना, वो थोड़ा सा कई बार अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे उसने क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स कपल्स हैज द हाईएस्ट टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब आपको पता है कि मतलब फ्यूमारेट, सक्सिनेट, NAD, NADH, FAD, FADH या FADH2 होगा, पायरुवेट, लैक्टेट, इनमें से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है ना, जैसे एक टेबल है, यहां पर एक आपको दिख रहा है क्रिडॉक्स टावर। ठीक है, इसमें आपने क्या देखना है, एक ई नॉट की वैल्यू है। ठीक है, हमने क्या देखनी है, एक ई नॉट की वैल्यू। यहां पर हम एक ई नॉट की क्या देखेंगे, आपकी वैल्यू। अब देखो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या था, जैसे मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूं। एक हमारे पास था NAD, NADH, एक था FAD, FADH, एक था पायरुवेट, लैक्टेट, और एक और क्या था, फ्यूमारेट, सक्सिनेट। ठीक है, अब अगर यहां पर हम वैल्यूज को देखें, ठीक है, अगर मैं यहां पर आपको वैल्यूज को दिखाऊं तो इसके लिए वैल्यू कितनी है, -0.32। इसके लिए वैल्यू कितनी है आपकी, -0.22। इसके लिए प्लस, पायरुवेट लैक्टेट के लिए -0.19, और फ्यूमारेट, सक्सिनेट के लिए कितनी है, +0.03। ठीक है, अब ये क्या होता है, ई नॉट हम पढ़ते थे, माइनस प्लस क्या शो करता है, अगर किसी का ज्यादा नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है। हम्म, अगर ज्यादा नेगेटिव है तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। देखो दो ही होगा ना, या तो ज्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि आप देख रहे हो ये ना एक तरह से एक टावर है, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या शो कर रखा है, वैल्यूज है। जैसे आप देख रहे हो ना कि अ, अब जैसे अभी हमने एक्चुअली पढ़ा, जैसे हमने कहा था कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है, हाईएस्ट है, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, लास्ट में तो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन हमेशा लो टू हाई पोटेंशियल जाता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, उसकी वैल्यू कितनी है, +0.82। मतलब जितनी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया है, अब सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, NAD, NADH। देखो इसको ना आप वैसे भी कर सकते थे, आपने कॉम्प्लेक्स वन से स्टार्ट करा, तो वन से NAD से स्टार्ट करा, उससे इलेक्ट्रॉन गए किसके पास, FMN के पास, FES के पास। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लो टू हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है ना, वो तो हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बनाई, उसमें आप देखो कि आपका सबसे ऊपर क्या था, ठीक है ना, जैसे NADH से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, उसके बाद फिर क्योंकि FADH2 वाला तो नीचे आता है, सक्सिनेट, फ्यूमारेट भी नीचे आता है। ठीक है, और पायरुवेट, लैक्टेट तो चलो हम मेनली उसकी बात तो हम कहां पर करते हैं, जब हम एनारोबिक कंडीशन से बात करते हैं। ठीक है, उसका भी हमें यहाँ पर गिवन है, पायरुवेट लैक्टेट का कितना गिवन था यहाँ पर, -0.19। ठीक है, एक NADH का था, एक FADH का था, एक आपका पायरुवेट लैक्टेट का था, और एक किसका था आपका, फ्यूमारेट, सक्सिनेट का। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है, NAD पॉजिटिव, NADH का। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी है, NAD पॉजिटिव, NADH की। उसके बाद FAD, FADH है, उसके बाद पायरुवेट लैक्टेट है, और फ्यूमारेट, सक्सिनेट की तो पॉजिटिव में है। मतलब क्या है, ये रिलेटिव वैल्यूज है। इट इज नॉट लाइक ना कि आप बोलो कि ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन है क्या, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं, जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, उसकी डोनेशन की ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताए कि
कई बार वो पूछ सकते हैं एग्जाम में ना, ठीक है, बट वही है जैसे मैंने आपको बताया कि यू कैन नॉट गेट इन टू द वेरी डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब देखना जैसे ये क्वेश्चन था, अब ऐसे देखने से तो कोई क्या आंसर देगा इसका बताओ, ठीक है। उसके लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे एनएडी, जैसे हम नॉर्मली अगर कोई इसमें ऐसे कुछ तुक्का भी लगाता, जैसे हमें पता है एनएडीएच से हम स्टार्ट करते हैं, तो डोनेट तो वही करा ना, ठीक है। एनएडीएच होता है, जैसे एफएडी और फ्यूमरेट सक्सिनेट हम नीचे दिखाते हैं, पायरुवेट लैक्टेट तो चलो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ पे दिखा नहीं रहे, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, अब वही होता है, हम पढ़ते रहते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन बैक्टीरिया में कहाँ पे होती है, तो थोड़ा सा हमें बेसिक थोड़ी लॉजिक सा लगाना होता है, ऐसे नहीं कि चीजें टिपिकल होती हैं, ठीक है। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि गेट एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें एमएसक्यू आता है। देखो क्या है ना, जो थ्योरी होती है, थ्योरी इज कॉमन। थ्योरी जो है, जैसे अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी आपने, मान लो इनहिबिटर के बारे में पढ़ लिया, तो वो सारी चीजें क्या है हमारी, मतलब थ्योरेटिकल वो है। अब समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, या कोई ऐसा सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो एक चीज ये भी हमें ध्यान रखनी है कि अगर किसी चीज की हमें नॉलेज नहीं है तो वो चीज हमें वहां पर अटेम्प्ट भी नहीं करनी है। अब ये नहीं है ना कि मान लो मुझे यूबिक्विनोन तो पता है, मैंने यूबिक्विनोन सुना हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट को ये होता है कोई चीज मैंने सुनी है तो उसका आंसर मुझे आता ही आता है। ऐसा भी नहीं है ना, जैसे अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि यूबिक्विनोन जो है, जैसे सी स्टेटमेंट को तो आप चलो निकाल दिया हमने, ठीक है। डी भी चलो डायरेक्टली तो वो हम कह रहे हैं कि नहीं इंटरेक्ट करता, ठीक है। बट वे था बी, चलो पता था, ए के लिए आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है, ठीक है। बाकी मेन क्या है, मेन जो है आपको बेसिक साइकिल याद रखनी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, और उसके साथ मेनली आपको क्या याद रखने हैं, उसके इनहिबिटर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके इस बेस पे हो जाएंगे, ठीक है। आए समझ में, इसमें कोई डाउट? हम्म। देखो इनहिबिटर्स आपको याद करने हैं, ठीक है। आपको उसके अंदर मेनली जो, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, चाहे एटीपी सिंथेसिस है, ठीक है, और चाहे आपको उसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि जो अनकपलर्स, ठीक है, ये सब चीजें हमें अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो अभी तक हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया आपका, ठीक है। उसके बाद हमने सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में मैंने आपको बताया कि रेगुलेशन में जैसे क्वेश्चन आता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में लिए आपको स्ट्रक्चर से याद रखने हैं, या आपने उसमें देखा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा फिर हमने क्योंकि उसमें मेनली आपको ध्यान रखना होता है कहाँ पे एनएडीएच एफईडीएच, तो फिर हमने शटल्स के बारे में पढ़ा, एस्पार्टेट मैलेट क्या होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट क्या होता है, ठीक है। और फिर हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी, ठीक है। और उसके अंदर आपको वही देखना है, क्योंकि उसके अंदर मेन आपको ये समझना है कि कैसे एनएडीएच और एफईडीएच टू एटीपी बनाते हैं। दैट इज द मेन कंसेप्ट, ठीक है ना। यही हमने सीखा ना कि एनएडीएच की वजह से और एफईडीएच टू की वजह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और उसकी वजह से एटीपी बनता है, ठीक है। और फिर हमने आज ये इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो इसमें अब हमारा एक पेंटोज फॉस्फेट फॉस्फेट पाथवे और एक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप।